नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओशो एडू सेंटर में। तो यहाँ पर आज भी हम लोग नेक्स्ट सेट लेकर आए हैं आप सबके सामने, जो कि है बिहार एसएससी से रिलेटेड सेट है। यहाँ पर टोटल हम लोग 75 जो 75 जीके जीएस का क्वेश्चन होता है सेट में, वो हम लोग करेंगे। वहाँ पर 75 आप लोगों को पता है कि मैथ और रीजनिंग का रहता है सवाल। तो मैथ रीजनिंग के लिए आप लोग को पीडीएफ भेज दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लेंगे और वहीं पर आप लोग को इसका पीडीएफ दे देंगे, जिसमें कि मैथ रीजनिंग और जीके जीएस टोटल रहेगा। बाकी बाद आप लोग मैथ रीजनिंग बनाइएगा। अगर सवाल नहीं बनेगा तो हमसे कांटेक्ट करके आप लोग पूछ सकते हैं मैथ रीजनिंग। बाकी बाद यहाँ पर जीके जीएस टोटल आप लोग को यहाँ पर कवर करवा दूंगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न देखना स्टार्ट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा दुधारू पशुओं पर चराई कर लगा दिया गया था। तो इसमें से बताना है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जिसके द्वारा दुधारू पशुओं जैसे गाय वगैरह हो गया उस पर भी चराई कर लगा दिया था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश से संबंधित शासक है, उसी के द्वारा जो है दुधारू पशुओं पर चराई कर लगा दिया गया था। तो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन डी हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है अपना कि 1857 के क्रांति में नाना साहब के सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था। जो 1857 के क्रांति हुआ था, आप लोग को पता है 1857 क्रांति प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध ये क्रांति जाना जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के द्वारा कहा गया कि 1857 क्रांति जो पहला क्या था, स्वतंत्रता के लिए क्रांति था। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा जो नाना साहब जो कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे, इसके जो सैनिक था उसका सैनिक का नेतृत्व जो वो तात्या टोपे के द्वारा किया गया था। तो याद रखें आप लोग, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, 1857 क्रांति में नाना साहब जी वो जो है वो कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे। वो कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे और उसके सेना जो था और सैनिक जो था उसके नेतृत्व कर रहे थे तात्या टोपे जी। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है। तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। रामचंद्र पांडुरंग क्या है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम है। और यहाँ पर एक नाम दिख रहा है आप लोग को, नवाब अजीमुल्ला। नवाब अजीमुल्ला कौन थे, नवाब अजीमुल्ला जब वो नाना साहब के सलाहकार थे, इतना आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न अपना जाता है प्रश्न संख्या 3। इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम जो था वो था मूल शंकर। याद रखेंगे आप लोग, मूल शंकर जो है वो किसका बचपन का नाम था, स्वामी दयानंद सरस्वती का था। और ये नाम जो इसको मिला था स्वामी दयानंद सरस्वती का जो ये नाम था, मूल नाम, सॉरी मूल शंकर तो इसका मूल नाम था। बाकी बाद इसका नाम जो दिया रखा गया बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती, ये किसके द्वारा रखा गया, ये रखा गया था दंडी स्वामी पूर्णानंद के द्वारा। तो याद रखें आप लोग, मूल शंकर जो था इसका वास्तविक नाम था दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम, लेकिन इसको स्वामी दयानंद सरस्वती का जो नाम रखा गया ये किसके द्वारा रखा गया था, ये दंडी स्वामी पूर्णानंद के द्वारा यह नाम दिया गया था। इसको याद रखेंगे आप लोग, दयानंद सरस्वती दंडी स्वामी पूर्णानंद के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेंगे। तो प्रश्न संख्या 4 अपना आ जाता है यहाँ पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कि किस अधिवेशन में पहली बार एक महिला अध्यक्ष को चुना गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, वो थी एनी बेसेंट, आप लोग को पता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी सरोजिनी नायडू। तो यहाँ पर पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय, यहाँ पर भारतीय वगैरह नहीं पूछा है, तो पहली महिला अध्यक्ष हो जाएगी एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट ने जो अध्यक्षता की थी राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो किए थे कलकत्ता अधिवेशन जो 1917 ईस्वी में हुआ था। ये 33वां अधिवेशन था कांग्रेस का और 1917 में हुआ था कलकत्ता अधिवेशन में। तो इसी का जो अध्यक्ष चुना गया था वो एनी बेसेंट चुना गया था। बाकी बाद भारतीय जो एक अध्यक्ष चुनी गई थी वो थी सरोजिनी नायडू, और ये 1925 ईस्वी में कानपुर के अधिवेशन के लिए चुनी गई थी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1917 कलकत्ता अधिवेशन में जो है पहली महिला अध्यक्ष को चुना गया था, जो कि एनी बेसेंट थी। इतना आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रस नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई थी। तो ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि गीता रस पुस्तक जो किसका है। तो गीता रस पुस्तक बाल गंगाधर तिलक जी का है। और इतना आप लोग याद रखेंगे कि इसकी रचना जो है वो उस टाइम जो है बाल गंगाधर तिलक जी को जेल में रखा गया था, जो कि अभी म्यांमार नाम है ना, उसका पहले नाम था बर्मा। और अभी म्यांमार की राजधानी क्या है, अभी म्यांमार की राजधानी है, याद रखें आप लोग, म्यांमार की राजधानी जो अभी है वो है क्यात। याद रखें आप लोग, क्यात म्यांमार की राजधानी है, सॉरी क्यात नहीं है, नेपियदा क्या है म्यांमार की राजधानी। और आप लोग को अभी जस्ट बताई क्यात, क्यात बोल दिया हूँ, तो क्यात भी आप लोग याद रख लीजिए। क्यात जो था वो म्यांमार की मुद्रा है,
याद रखें आप लोग। क्या 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 म्यांमार की अभी मुद्रा है। वर्तमान में क्वेश्चन आप लोग करा रहा हूँ कि वर्तमान से रिलेटेड थोड़ा बता रहा हूँ कि म्यांमार का मुद्रा क्या हो गया, और म्यांमार का जो अभी राजधानी है वो क्या है, नए पैताव है। क्या है, नए पैताव, इसको ऐसे लिखा जाता है, नए पैदा। ये क्या है, म्यांमार का भी राजधानी है। पहले जो म्यांमार का नाम था वो बर्मा था, और पहले म्यांमार की राजधानी भी, मतलब बर्मा का राजधानी क्या था, रंगून था। पहले इसका राजधानी भी था रंगून, तो अभी दोनों चेंज हो गया। एक तो इस देश का नाम बर्मा का स्थान पर रख दिया गया है म्यांमार, और राजधानी जो रंगून था उसका नाम, उसके स्थान पर नाम रख दिया क्या, नेपियदा। और ये भी याद रखें आप लोग, म्यांमार की मुद्रा क्या है, क्यात है। तो यहीं पर बर्मा के मांडले जेल में जो बाल गंगाधर तिलक को रखा गया था, तो वहीं पर इसने एक पुस्तक की रचना की है जिसका नाम है गीता रहस्य। याद रखें आप लोग, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया बुक है, जो कि मांडले जेल बर्मा में लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि गांधी इरविन समझौता के परिप्रेक्ष्य में किसने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी। तो गांधी और इरविन समझौता जो हुआ था वो कब हुआ था, 1931 ईस्वी में हुआ था। तो इन दोनों को दो महात्मा की संज्ञा किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था सरोजिनी नायडू के द्वारा। तो सरोजिनी नायडू के द्वारा ही इन दोनों को दो महात्मा की संज्ञा दी थी, ये सब लोग याद रखेंगे। यहाँ पर आप लोग को टोटल क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद करा दूंगा, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन, तो इसे आप लोग अच्छी तरीके से कवर करेंगे और एक दो बार फिर से रिवाइज भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखें तो आ जाता है कि भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो इसका मृत्यु जो हुआ था राजा राम मोहन राय की, वो 1833 ईस्वी में हुआ था, और इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुआ था। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुआ था। तो इससे आप लोग याद रखेंगे इंग्लैंड के ब्रिस्टल एक कब गए थे, क्यों गए थे। तो आप लोग को पता है अकबर द्वितीय जो कि मुगल सम्राट के राजा था, उस टाइम अकबर द्वितीय ने ही इसको राजा राम मोहन राय को भेजा था। इसको किसको, राजा राम मोहन राय को अकबर ने भेजा था कहाँ, इंग्लैंड। किस लिए, तो कुछ मतलब पैसे की ज़रूरत था, या फिर कुछ मतलब उसका पैसा जो मिलता था पेंशन, उसे रोक दिया गया था अकबर द्वितीय। इसी के कारण वजह से राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय के द्वारा भेजा गया था कहाँ, इंग्लैंड। तो वहीं पर इंग्लैंड में ही ब्रिस्टल जो है वहीं पर उसका मृत्यु हुआ था, किसका, राजा राम मोहन राय। तो इतना आप लोग याद रखेंगे। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड किसके द्वारा भेजा गया था, तो अकबर द्वितीय के द्वारा भेजा गया था। इतना आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है क्या है, हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो हरिजन सेवक संघ के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे घनश्याम दास बिरला जी। घनश्याम दास बिरला जी कौन थे, हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न अपना आ जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो आप लोग को पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 ईस्वी में हुआ था। तो इस टाइम पूछा जा रहा है आप लोग को कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इस टाइम 1942 ईस्वी में जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वो विंस्टन चर्चिल थे। याद रखें आप लोग, विंस्टन चर्चिल जो थे वो प्रधानमंत्री थे किस टाइम, 1942 के समय। मतलब उसके कार्यकाल जो थे विंस्टन चर्चिल को 1940 से 45 था। और ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जिस टाइम भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम, आज़ादी के टाइम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस टाइम क्लेमेंट एटली साहब थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। और ये गोलमेज सम्मेलन के दौरान पूछा जा सकता है कि गोलमेज सम्मेलन जो जिस टाइम हुआ था 30-31 में हुआ था, तो उस टाइम जो था इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस टाइम रैमजे मैकडोनाल्ड थे। याद रखें आप लोग। तो गोलमेज सम्मेलन टोटल 3 हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो प्रधानमंत्री थे वो रैमजे मैकडोनाल्ड जी ही थे। और आज़ादी के समय क्लेमेंट एटली हो गया। और फिर याद रखें आप लोग, भारत छोड़ो जो 1942 ईस्वी में हुआ था उस टाइम विंस्टन चर्चिल थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। तो ये इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर याद रखा करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। तो पृथ्वीराज तृतीय को जो है पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो आशा सहाय संबंधित थी। तो आशा सहाय जो है वो संबंधित है आज़ाद हिंद फौज से, आज़ाद हिंद फौज से संबंधित है आशा सहाय। याद रखें आप लोग। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है। तो बुद्ध की जो प्राचीनतम जो है प्रतिमा वो किस शैली में प्राप्त होता है, तो गंधार शैली में। और अधिकतम ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों को कि बुद्ध की अधिकतम प्रतिमा जो किस शैली में बनाया गया था, तो वो गंधार शैली में बनाया गया था। और एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि बुद्ध की जो प्रथम
प्रथम मतलब प्रतिमा बनाया गया था वो किस शैली में बनाया गया था? तो ये मथुरा शैली में था। प्रथम प्रतिमा जो बनाया गया था वो मथुरा शैली में था। और बाकी बात आप लोग याद रखेंगे, अधिकतम जो इसका प्रतिमा है वो गंधार शैली में है, और प्राचीनतम प्रतिमा भी कौन सा है? गंधार शैली है। ये 3 प्रश्न आप लोग याद रखेंगे, बुद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि पंबन द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो याद रखेंगे आप लोग, पंबन द्वीप जिसे हम लोग रामेश्वर द्वीप भी कहते हैं, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है और ये भारत श्रीलंका के बीच स्थित है। भारत श्रीलंका के बीच स्थित ये रामेश्वरम द्वीप जिसे हम लोग पंबन द्वीप कहते हैं, ये तमिलनाडु में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखें आप लोग, पंबन द्वीप याद नहीं रहता है तो इसे आप लोग रामेश्वरम द्वीप के रूप मतलब नाम से भी याद रख सकते हैं। ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि हिंद महासागर में धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? तो हिंद महासागर में जो है मानसूनी प्रवाह पाया जाता है, इतना आप लोग याद रखें। इसीलिए यही इसका कारक है कि हिंद महासागर में नियमित दिशा में परिवर्तन होते रहता है, तो ये सब लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर महासागर दिया है और सबसे गहरे स्थान दिया गया है। महासागर में जो सबसे गहरे स्थान पाया जाता है उससे मिलान करना है। तो आप लोग पता है कि प्रशांत महासागर में दुनिया का सबसे गहरा स्थान पाया जाता है जो कि मेरियाना ट्रेंच है। मेरियाना ट्रेंच है जो कि प्रशांत महासागर में, और इसकी गहराई जो है वो 11,022 मीटर है। ये सबसे अधिक गहराई वाला स्थान है समुद्र में, मेरियाना ट्रेंच, ये जो प्रशांत महासागर में है, और इसकी गहराई कितना है? 11,022 मीटर है। वहाँ के बाद अटलांटिक महासागर में जो एक ट्रेंच है वो है प्यूर्टो रिको ट्रेंच। ये प्यूर्टो रिको ट्रेंच जो है वो अटलांटिक महासागर में है। और हिंद महासागर में ये जावा ट्रेंच हो गया, और आर्कटिक महासागर में जो है वो है यूरेशियन बेसिन। तो इतना आप लोग याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। यहाँ पर टोटल जितना बताए सभी इंपॉर्टेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर ही याद करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अपना आ जाता है प्रश्न संख्या 16 कि संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो चिनूक हवाएं जो है ये एक गर्म हवाएं हैं। ये क्या करता है? जाड़े का तापमान बढ़ा देता है। तो ये क्या करता है? चिनूक हवा जो है जाड़े के तापमान को क्या करता है? बढ़ा देता है। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से मिलता है? किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलती है? तो ये नीलगिरी की पहाड़ी जो कि तमिलनाडु में स्थित है, वहीं पर जो है ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट एक दूसरे से मिलती है। बाकी बाद आप लोग पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची मतलब चोटी कौन सी होती है? अनायमुडी चोटी है। याद रखें आप लोग, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनायमुडी चोटी है। और पूछा जा सकता है आप लोग को कि नीलगिरी पहाड़ी जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसे आप लोग कवर करने का कोशिश करेंगे, जितना भी हो सके इसको याद रखेंगे, क्योंकि यही सब प्रश्न पूछा जाता है आप लोग को एग्जाम में। तो नीलगिरी पहाड़ी जो है इसका सबसे ऊंची घाटी जो ऊंची जो पहाड़ी है वो हो जाएगा दोदा बेटा, और अनायमुडी जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा कि दंडक अरण्य जिसको बोलते हैं संस्कृत में तोड़ने के बाद अगर इसका भिन्न विच्छेद करें तो हो जाएगा दंडक अरण्य क्षेत्र अवस्थित है। कहाँ स्थित है? ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में स्थित है। छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में स्थित कौन सा क्षेत्र है? दंडक अरण्य क्षेत्र स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा कि कोरी क्रीक निवेशिका स्थित कहाँ है? तो कोरी क्रीक निवेशिका जो है वो स्थित है कच्छ के रण में, गुजरात में है कच्छ के रण, वहीं पर स्थित है ये निवेशिका। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है? तो आप लोग को पता है कि आर्टिकल 243 में जो है क्या क्या संबंधित है आर्टिकल 243? तो आप लोग को बता दूं कि आर्टिकल 243 में ग्राम पंचायत का वर्णन है, नगर पालिका का वर्णन है और सहकारिता के भी वर्णन है। तो आप लोग को बता दूं कि ये ग्राम पंचायत जो है वो ग्राम पंचायत की चर्चा जो वो आर्टिकल 243 से लेकर 243 के ओ तक है। ठीक है, ओ ये है ABCD वाला ओ है, तो वहां तक किसका? ग्राम पंचायत का चर्चा है। फिर आ जाएंगे 243 का P से लेकर 243 का ZG तक किसका है? ZG तक हो जाएगा किसका? ये हो जाएगा नगर पालिका का वर्णन। तो ये सब अनुच्छेद और एक सहकारिता आ जाता है, ये हो जाएगा 243 के ZH से 243 के ZT तक।
तो यहाँ पर 3 आप लोग को आर्टिकल बताए हैं, जो कि भाग भी इसका अलग अलग है। भाग 9 जो आप लोग पढ़ेंगे, अगर पढ़े होंगे पॉलिटी, इसमें भाग 9 में जो नगर पंचायत सॉरी ग्राम पंचायत से संबंधित है भाग 9 में, और इसका आर्टिकल जो 243 से लेकर 243 ओ तक है। और अगर बात करें भाग 9 का को भाग में जो है नगर पालिका से संबंधित है, और ये जो है 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक आर्टिकल है। और इस नेक्स्ट जो भाग है 9 का खो या फिर 9 का बी बोलते हैं हम लोग, उसमें जो आर्टिकल है वो 243 का जेड एच से लेकर 243 के जेड टी तक है। तो यही यहाँ पर पूछा गया था आप लोग को कि शहरी स्थानीय निकायों में से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई किस आर्टिकल में, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 243 का डब्लू में। आप लोग को पता है कि 243 का डब्लू किस आर्टिकल में आ जाता है, इसमें आ जाता है, और ये नगर पालिका से संबंधित है। तो यही यहाँ पर शहरी स्थानीय निवास के बारे में पूछा गया, तो शहरी तो नगर पालिका में आ जाता है, इसलिए ये आर्टिकल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मौलिक अधिकार ऊपर है। ये गोलकनाथ बनाम बाद में दिया गया था। क्या दिया गया था कि जो मौलिक अधिकार है वो डीपीएसपी से ऊपर है, गोलकनाथ बनाम बाद, याद रखेंगे आप लोग। और केशवानंद भारती केस आप लोग को पढ़े होंगे, इसी में जो है जो प्रस्तावना का मूल ढांचा का वर्णन किया गया था वो केशवानंद भारती बनाम केस में ही किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर कि केंद्र सरकार द्वारा यह कर्तव्य होगा कि प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण से रक्षा करे, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 355 में, याद रखें आप लोग। अनुच्छेद 355 में क्या है, तो ये है कि बाहरी आक्रमण से रक्षा करे, और प्रावधान भारतीय संविधान के यही मतलब प्रावधान जो आर्टिकल 355 में। और 352 में क्या है, याद रखें आप लोग, 352 में आपात से संबंधित है। ये कौन सा आपात है, ये हो जाएगा राष्ट्रीय आपात 352 में। और 356 में राष्ट्रपति शासन, और एक होता है 360 में हो जाएगा वित्तीय आपात। 3 आर्टिकल आप लोग को बार बार पूछा जाता है कि 352 हो गया क्या, राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपात। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, पिछड़े वर्ग आरक्षण को लेकर बने मंडल आयोग ने किस वर्ष अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, तो 1980 ईस्वी में मतलब प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है अपना 24 नंबर की, समान कार्य के लिए समान वेतन एक मौलिक अधिकार है। समान कार्य के लिए समान वेतन एक मौलिक अधिकार है, समान कार्य के लिए समान वेतन एक मौलिक अधिकार नहीं बल्कि एक डीपीएसपी का एक अंग है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर होगा डीपीएसपी, जिसको हम लोग बोलते हैं राज्य के निर्देशित तत्वों का अंग। और इसका वर्णन जो है आर्टिकल मतलब इसका वर्णन जो है भाग 4 में है डीपीएसपी। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ आ जाता है, इसका आर्टिकल जो आ जाता है वो 36 से लेकर 51 आ जाता है, लेकिन भाग पूछा जाए तो भाग 4 में है डीपीएसपी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। क्या होता है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था, तो क्या गया था 31वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीट की संख्या जो होता है वो 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। निम्नलिखित में से कौन से संविधान में 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया, तो ये हो जाएगा समान नागरिक संहिता। तो समान नागरिक संहिता को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा डीपीएसपी में जोड़ा गया है, इसे आप लोग याद रखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 249 से संबंधित है, तो ये जो है वो राजसूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है, आर्टिकल 249 याद रखें आप लोग। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होता है, तो यह राजकोषीय घाटे के बराबर हो जाता है। भारत में मुद्रास्फीति दर के माप किस आधार पर होती है, तो ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर होती है, थोक मूल्य सूचकांक पर भी होती है, और श्रमिकों का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक इस पे भी होती है, और उपयुक्त, जिसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है कि एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है व्यापार शेष को ठीक करने के लिए। याद रखें आप लोग, व्यापार शेष को ठीक करने के लिए अवमूल्यन करता है।
अवमूल्यन करने का मतलब ये हुआ कि अपना देश के जो भी सामान निर्यात करे उसका वैल्यू मतलब उसका मूल्य जो है वो घटा दे। जब मूल्य घटेगा तो विदेशी आदमी जो क्या करेगा उसको बहुत ज़्यादा मतलब मात्रा में खरीदेंगे, तो व्यापार क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। व्यापार का मतलब चालन अच्छी तरीके से हो जाएगा, मतलब ज़्यादा खरीदेंगे व्यापार विदेशी लोग, तो ज़्यादा सामान यहाँ से बिकेगा। तो इस प्रकार जो है अवमूल्यन किया जाता है इसी कारण से। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा कि व्यापार संतुलन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित होता है। तो व्यापार संतुलन में जो है वो माल सम्मिलित होता है। ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक बंद अर्थव्यवस्था क्या है। तो बंद अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात होता है ना ही आयात होता है। नेक्स्ट प्रश्न अपना आ जाता है यहाँ पर कि 1949 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। तो 1949 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था राष्ट्रीय आय समिति, और इसका अध्यक्ष कौन था, तो वो था पीसी महालनोबिस। आप लोग पता है कि पीसी महालनोबिस जो है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल आधारित है वो इसी पर आधारित है, और प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल है वो हेराल्ड डोमल के मॉडल पर आधारित है। इतना आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा आर्थिक वृद्धि का परिचायक है। तो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि, ये क्या है, आर्थिक वृद्धि का परिचायक है। इजराइल में फंसे लोगों के बचाव हेतु भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की है। तो इजराइल में फंसे लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन अजय चला गया है भारत सरकार के द्वारा, ऑपरेशन अजय। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी का नाम है। ये रोहित शर्मा का है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाएगा यहाँ पर, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मेरा युवा भारत को कब लॉन्च किया गया। ये 31 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया गया है। 31 अक्टूबर 2023 याद रखें आप लोग। मेरा युवा भारत को जो लॉन्च किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा वो होगा 31 अक्टूबर 2023 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन को किया गया है वो गोवा में किया गया है, और 2024 वाला जो होगा वो होगा उत्तराखंड में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि एशियन गेम 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाली ज्योति सुरेखा का संबंध किस खेल से है। तो ज्योति सुरेखा का संबंध तीरंदाजी से, आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर है। हाल ही में किस राज्य ने 3 नए जिलों का स्थापना को मंजूरी दी है। तो राजस्थान ने मंजूरी दी थी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि भारतीय वायुसेना दिवस 2023 का थीम क्या था। आप लोग पता है वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद पूछा जाता है थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। तो इसमें आप लोग याद रखेंगे थल सेना दिवस, सॉरी वायुसेना दिवस, थल सेना दिवस, नौसेना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, और इसका जो थीम था वायुसेना दिवस जो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है उसका थीम था एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज इसका थीम था। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है। तो 2023 में जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में जो भारत का स्थान था वो 161 था। अभी 2024 में जो न्यू आया है अपडेट, इसमें भारत का स्थान हो गया 159वां। इतना आप लोग याद रखें, करंट से रिलेटेड ये सवाल है। 161वां था 2023 में, 2024 में हो गया क्या, 2024 में हो गया 159वां स्थान। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि डीन बोलवार्ड किस देश से संबंधित है। तो किल डीन बोलवार्ड जो वो किस देश के राष्ट्रपति है। तो ये पेरू का राष्ट्रपति है डीन बोलवार्ड। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी इंटरनेट का प्रयोग करती है। तो 52% मतलब जो भारत की आबादी है वो इंटरनेट का प्रयोग करती है। ये किसका रिपोर्ट है, इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 का। शिवशंकरी को किस कृति में किए गए सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। तो ये सूर्यवंशम के लिए मिला था शिवशंकरी को। पीएम मित्रा योजना के तहत कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई थी। ये 7 राज्यों में दी गई है। परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका स्थापना किया गया था 1955 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा संयंत्र का स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न अपना आ जाता है यहाँ पर 49 नंबर, और इसमें पूछा जा रहा है आप लोग को कि होलकर हॉकी का संबंध किस खेल से है। तो होलकर हॉकी का संबंध जो है बैडमिंटन से है, ब्रिज से है, ब्रिज से। याद रखें आप लोग, होलकर हॉकी का संबंध जो है ब्रिज से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण, इसे क्रिस्टलीकरण करना ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि ये फिर से उस मतलब सोडियम क्लोराइड में
मतलब परिवर्तन हो सकता है, तो इसलिए भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। बर्फ का पिघलना भी रासायनिक परिवर्तन नहीं है, लेकिन दूध का खट्टा होना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर केवल 3 जो है ये रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा कि एक बैठक हॉल में जो शुरू में प्रतिभागियों को से आधा भरा होता है, कुछ समय बाद पूर्ण क्षमता से मतलब भरा होता है, तो फिर भाषण की स्पष्टता क्या होती है? तो भाषण की स्पष्टता क्या होती है, बढ़ जाती है। द्रव्यमान और भार के बीच अंतर संदर्भ में कौन सा सही है? तो भार एक बल है जबकि द्रव्यमान बल नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष लगभग बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष जो 10 पर पावर 12 किलोमीटर के बराबर होता है, या फिर आप लोग याद रख सकते हैं इसे, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10 की पावर 15 मीटर। और इसे आप लोग लगभग ये 10 10 की पावर 12 किलोमीटर के बराबर मान सकते हैं। और पूछा जाता है एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है? तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश गमन करते हैं डायमंड से कांच में। मतलब जब भी आप लोग को पूछा जाए कि सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रकाश गमन करेगी तभी क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो डायमंड जो है कांच से ज़्यादा मतलब वो होता है, अपवर्तन ज़्यादा होता है, मतलब ये सघन है, इसलिए सघन से विरल जा रही है, तो यहीं पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। जबकि जल से कांच जा रही है, मतलब क्या कर रहा है, विरल से मतलब उसमें जा रहा है, विरल से सघन में जा रही है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न, रदरफोर्ड के प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण सीधे पन्नी के माध्यम से जाते हैं, क्योंकि क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खाली होता है, इसका कारण यही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ नहीं है? तो शुद्ध दूध जो है शुद्ध पदार्थ नहीं, इसमें बहुत सारा मिश्रण होता है, मतलब जैसे कि प्रोटीन हो गया और सब भी बहुत बसा वगैरह मिक्स रहता है। तो सोना वगैरह, ग्लूकोज, पानी, ये सब क्या है, शुद्ध पदार्थ है, लेकिन शुद्ध दूध जो है वह शुद्ध पदार्थ नहीं है। ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है? तो आप लोग को पता है कि बाष्पोत्सर्जन होते रहता है मिट्टी के घड़े से, इसलिए बाष्पोत्सर्जन के कारण ही पानी क्या रहता है, ठंडा रहता है। बाष्पीकरण आप लोग याद नहीं रखेंगे, बाष्पीकरण तो वो होता है जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं, उसमें भाप बनकर उड़ने लगता है, उसको हम लोग बाष्पीकरण कहेंगे। लेकिन जब पानी जो बाष्पोत्सर्जन होता है उसे हम लोग बाष्पोत्सर्जन कहते हैं, याद रखें आप लोग। दृष्टिबाधित छात्र निम्नलिखित से किसका प्रयोग अम्ल क्षार संकेतक के रूप में कर सकता है? तो ये बेनिला के गुण वाला बेनिला के गुण वाला का प्रयोग कर सकते हैं। उत्प्लावकता उत्प्लावनता किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, एक डिटर्जेंट पाउडर में फॉस्फेट की भूमिका है। ये Ca+2 और Mg+2 को पानी से हटाना जो कठोरता का कारण बनते हैं, ये क्या कहता है, कठोर मतलब कठोर जल को मृदु बनाते हैं, कौन, Ca+2 और Mg+2, यही काम है इसका। ग्लूकोमा का उपचार निम्न से किसके द्वारा किया जाता है? ग्लूकोमा का उपचार किया जाता है कोलिनार्जिक दवा के द्वारा। पौधे के किस भाग में केसर प्राप्त किया जाता है? तो केसर जब प्राप्त किया जाता है वो वर्तिका से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वानस्पतिक प्रवर्धन है? तो हो जाएगा बोवाई एक वानस्पतिक प्रवर्धन, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपना यहाँ पर आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एकलिंगी फूलों के लिए सत्य है? ये हो जाएगा, उनके पास या तो पुंकेसर या स्त्री केसर होता है, ठीक है, तो कोई एक होता है, और वे पर परागण प्रदर्शित करते हैं, ये भी सही है। केवल पुंकेसर वाले उभयलिंगी फूल जो है वो फल नहीं देते हैं, ये भी सही है। लेकिन पुंकेसर स्त्री दोनों नहीं होगा एकलिंगी में, ये गलत है, और बाकी बात सभी सही है। डायस्टोल के दौरान क्या होता है? डायस्टोल के दौरान जब वो हृदय रक्त से क्या होता है, भर जाता है, हृदय जब वो रक्त से भर जाता है डायस्टोल के दौरान। लेकिन सिस्टोल के समय क्या होता है, हृदय से रक्त बाहर जाती है, इसलिए वहां पर खाली हो जाता है। धमनी एक रक्त वाहिका है जो रक्त ले जाता है, तो धमनी क्या करता है, वो हृदय से दूर की ओर रक्त को ले जाता है। हृदय से दूर कौन ले जाता है, धमनी, लेकिन हृदय की ओर जो ले जाती है वो कौन ले जाता है, शिरा ले जाती है। कौन सी कोशिकाओं को सच्ची कोशिका नहीं माना जाता है? तो प्लेटलेट जो ये सच्ची कोशिका नहीं है। शलजम किस कुल से संबंधित है? शलजम जो वो क्रूसीफेरी कुल से संबंधित है, क्रूसीफेरी याद रखें आप लोग। निम्नलिखित में कौन सा रोगवाहक और रोग का सुमेलित युग्म है? तो क्यूलेक्स जो है फाइलेरिया, क्यूलेक्स कारण फाइलोरिया होता है, ये सही है, मुख्य बात सभी गलत है इनमें से। आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया किस परजीवी संक्रमण की जटिलता है? यह हुक वर्म के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस का उपयोग किया जाता है प्रोबायोटिक के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है
73 नंबर की, शीतल पेय की बोतलों और बच्चों को दूध पिलाने की बोतलें आमतौर पर बनी होती है। तो ये बनी होती है पॉलीस्टायरीन का। नाइट्रेट उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से बच्चों में कौन सा रोग होता है? ये होता है मेथोमोग्लोनिमिया। इसे आप लोग याद रखेंगे, नाइट्रेट उर्वरकों के अधिक प्रयोग से बच्चों में यह बीमारी होता है। लास्ट लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का कि बायोगैस में मीथेन की सामग्री है। तो बायोगैस में जो मीथेन की मात्रा होता है वो 55 से 75% होता है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये टोटल क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें टोटल सवाल जो था वो इंपॉर्टेंट सब था, पूछा जाने वाला था। तो इसे आप लोग बार बार पढ़ेंगे, याद करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे यदि आप लोग चाहते हैं अच्छा मार्क्स लाना एग्जाम में। तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मौके बाद इसका पीडीएफ आप लोग को भेज दूंगा, और मौके बाद जो भी मैथ वगैरह है इसका आंसर आप लोग को टिक लगा दिया हूँ। और अगर नहीं बनेगा तो आप लोग हमें पूछ सकते हैं, जो सवाल नहीं बनेगा मौके बाद आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। मैथ रीजनिंग टोटल पीडीएफ भेज दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। अगर नहीं ज्वाइन किए तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप।